दोस्तों हाल ही में मैंने आत्मिका नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दामोदर सेल्वा जी ने और आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हो। ये कहानी है एक लड़के और लड़की की जो कि एक मीडिया कंपनी में काम करते हैं। अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक क्राइम केस की रिपोर्ट बनानी थी। अब इसी के चलते उनके हाथ एक खतरनाक केस लगता है और इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में उन लोगों के साथ क्या क्या होता है, ये देखने के लिए आपको आज की खतरनाक कहानी देखनी होगी। इस कहानी में थोड़ा सा हॉरर टच भी दिया गया है, इसलिए आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम है कार्तिक। वो अपनी बाइक पर बैठकर अपने फ्रेंड अश्विनी के घर के पास आकर रुकता है। यहाँ हम उस घर के अंदर अश्विनी को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है। उसके घर में हम अश्विनी के पिताजी को देखते हैं जिनका नाम है राजेंद्र। राजेंद्र एक डॉक्टर होता है और अपने एक साथी डॉक्टर के साथ फोन पर किसी रिसर्च के बारे में बात कर रहा होता है कि हमने जो मेमोरी बॉक्स बनाए हैं उसके जरिए हम बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और इस बिजनेस को हम बाकी के देशों में भी लेकर जाएंगे। अब दोस्तों तभी वहाँ पर अश्विनी आती है और अपने पिताजी से कहती है कि ये क्या पिताजी, आप जब देखो तब काम ही करते रहते हो, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। राजेंद्र कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, वो कुछ दिनों से ज्यादा काम है ना इसीलिए। बाकी बताओ तुमने अपनी दवाई ले ली? अश्विनी कहती है कि हाँ पापा, मैं ऑफिस जाने के बाद ले लूंगी, और वो बाय कहकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर बाहर आने के बाद कार्तिक तो बस उसे देखता ही रह जाता है। दरअसल दोस्तों कार्तिक अश्विनी से प्यार करता है लेकिन उसने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। अश्विनी उसके पास आकर कहती है कि अरे कार्तिक, आज तो तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। कार्तिक कहता है कि अरे ये क्या, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ये ड्रेस तो मैं पहले भी पहन चुका हूँ। और इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद कार्तिक और अश्विनी अपने ऑफिस पहुंचते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक ही ऑफिस में मतलब कि मीडिया कंपनी में काम करते हैं। अब ऑफिस पहुंचने के बाद कुछ लड़के इन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखो आ गई लैला मजनू की जोड़ी। खैर अब उसके बाद हम देखते हैं कि उनका सीनियर रिपोर्टर अपने कुछ एम्प्लॉय के साथ मिलकर मीटिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर अश्विनी पहुंचती है और उसे लेट आने की वजह से सीनियर रिपोर्टर डांटने लगता है। अब अश्विनी सॉरी कहकर वहां पर बैठ जाती है और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल पिछले हफ्ते से इन लोगों की चैनल की टीआरपी 2 नंबर पर आ चुकी थी और इससे के रिलेटेड ये सभी लोग बात कर रहे थे। अब सीनियर रिपोर्टर उन सभी लोगों को कहता है कि तुम लोग अपनी अपनी थीसिस कंप्लीट करके जल्दी सबमिट करो, और खासकर अश्विनी से कहता है कि देखो अश्विनी, आइंदा से ऐसे मीटिंग में लेट मत होना और अपनी थीसिस भी जल्दी सबमिट करना। अश्विनी ठीक है ऐसा कहकर अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। मतलब कि वो यहाँ पर अपने सीनियर की डांट खाकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी वहाँ पर कार्तिक आता है और उसके साथ थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश करता है। तो अश्विनी उसे कहती है कि देखो कार्तिक, मेरा दिमाग पहले से ही सटका हुआ है, अब तुम यहाँ पर आकर मुझे परेशान मत करो। मुझे मेरी थीसिस भी कंप्लीट करनी है और कौन सा केस में हैंडल करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। कार्तिक उसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसमें मदद करता हूँ ना। मेरे चाचा ही शहर के पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है, हम लोगों को उनकी मदद से बढ़िया बढ़िया केसेस मिल सकते हैं और उसमें से एक केस लेकर हम उस पर थीसिस बना लेंगे। तो अब ये बात सुनने के बाद अश्विनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि कार्तिक अपने चाचा जी से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है। यहाँ पर उसके चाचा जी शिव कुमार उसे पिछले 20 साल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की फाइल देते हैं और उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हें जो भी केस चाहिए उसकी डिटेल्स ले लो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ठीक है ऐसा कहकर कार्तिक फाइल को देखने लगता है। तभी ऑफिसर शिव कुमार उसे कहता है कि वैसे कार्तिक, ये केस तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं चाहिए? और ये बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा शर्मा जाता है। तभी अचानक वहां पर शिव कुमार को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे तुरंत किसी केस के सिलसिले में वहां से जाना पड़ता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम प्रेस ऑफिस में देखते हैं कि दो गुंडे यहाँ पर आकर सभी लोगों को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि बताओ तुम्हारा एडिटर कहाँ पर है, कौन है तुम्हारा एडिटर, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साहब के खिलाफ ऐसी न्यूज छापने की। एक आदमी उसे पूछता है कि सर बात क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, हमें थोड़ा सा बताइए तभी हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो आदमी कहता है कि हमारे साहब की 2 बीबियां हो या फिर 3, तुम लोगों को इससे क्या, ये न्यूज बताकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब दोस्तों इतने में वहां पर ऑफिस की सीईओ जिसका नाम होता है चारू, वो वहां पर आ जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो आदमी कहता है कि अच्छा तो तुम हो इस ऑफिस की सीईओ, तुम्हारे ऑफिस को तहस नहस करने में हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अब यहाँ पर चारू बिना घबराते हुए उन लोगों से भिड़ जाती है। वो उन लोगों से कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो अभी जिसको चाहे उसको फोन कर दो, तुम्हारे बॉस से मेरी बात करवाओ। तुम लोग मेरे ऑफिस में आकर तोड़फोड़ करोगे, हाथ तो लगा कर दिखाओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ।
तभी उन दोनों आदमियों को उनके बॉस का कॉल आता है और उनका बॉस उन्हें डांटने लगता है। कहता है कि तुम लोगों को वहां पर जाने की क्या जरूरत थी, मुझे बिना बताए तुम लोग वहां पर क्यों चले गए। वो चारों तो पहले ही से हमारे दुश्मन हैं और अगर उसने मीडिया में हमारे खिलाफ और भी कुछ बातें बता दी तो हम तो पूरी तरीके से बदनाम हो जाएंगे। चलो तुम दोनों निकलो वहां से। और इस तरह से वो दोनों ही चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब उसके अगले सीन में हम कार्तिक को देखते हैं, जो कि 2 दिन से लगातार किसी केस के ऊपर काम कर रहा होता है। यहाँ अश्विनी उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठा था। अब उसके अगले दिन जब अश्विनी अपने ऑफिस में होती है तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि आज उसे उसकी थीसिस की रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तभी अचानक वहां पर कार्तिक आता है और उसे कहता है कि ये लो तुम्हारी थीसिस, ये रिपोर्ट ले जाकर सीनियर रिपोर्टर को दे दो, ये रिपोर्ट उसे जरूर पसंद आएगी। अब अश्विनी उस रिपोर्ट के ऊपर एक नजर मारती है और उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर के केबिन में चली जाती है। अब उसकी थीसिस की रिपोर्ट देखने के बाद सीनियर रिपोर्टर उसे कहता है कि वाह, तुमने तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी बनाई है। देखता हूँ मैं अपने चीफ से बात करता हूँ और तुम्हारे केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अश्विनी थैंक यू कहकर वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ पर वो कार्तिक से कहती है कि अरे कार्तिक, तुमने जो रिपोर्ट बनाई थी ना वो बहुत ही बढ़िया निकली। हमारा सीनियर रिपोर्टर तो तुरंत ही इम्प्रेस हो गया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम एक बार फिर से थैंक यू, सच में तुमने मेरी बहुत मदद की है। कार्तिक कहता है कि अरे कोई बात नहीं, और हाँ, तुम्हारे डेस्क पर मैंने इस केस की एक कॉपी रखी है, तुम बाद में उसे पढ़ लेना। अब दोस्तों उसी रात अश्विनी अपने घर पर आकर उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने लगती है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे ये केस इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि वो बस पढ़ती जाती है और बाद में खुद भी इस केस के रिलेटेड रिसर्च करने लगती है। ये कुछ एक फैमिली के रिलेटेड केस था, जिसमें अचानक ही घर में लोगों की मौत हो गई थी और उसका सारा इल्जाम वॉचमैन के ऊपर आ गया था। खैर, अब यहाँ पर अश्विनी के रूम में उसके पिताजी रविंद्र आते हैं। वो उसे कहते हैं कि बेटा बहुत रात हो चुकी है, चलो अपना काम बंद करो और दवाई खाकर सो जाओ। अश्विनी कहती है कि ठीक है पापा, मैं दवाई खाकर सो जाऊंगी, अभी मुझे काम करना है। अब उसके बाद उसके पिताजी वहां से चले जाते हैं और वो अपना काम करते करते वहीं पर सो जाती है। लेकिन तभी अचानक अश्विनी अपने सपने में देखती है कि किसी का मर्डर हो रहा है और वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं। अब ये सब कुछ देखकर तुरंत ही अश्विनी की नींद खुलती है और वो भी चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी आवाज सुनकर पिताजी उसके रूम में आ जाते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ। अश्विनी बताती है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा और अब उसका सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। अब उसके बाद उसके पिताजी उससे गोली खिलाते हैं और सोने के लिए कहते हैं। खैर, अब उसके 2 दिन के बाद अश्विनी अपने सीनियर रिपोर्टर के पास आकर उसे पूछती है कि सर, मैंने जो आपको थीसिस सबमिट की थी उसका क्या हुआ, क्या वो अप्रूव हो गई। जिस पर सीनियर रिपोर्टर कहता है कि अरे अश्विनी, क्या है ना, वो तुम्हारी रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई है, इसलिए अब तुम्हें दूसरी थीसिस बनानी होगी। अश्विनी कहती है कि क्या, ये कैसे हो सकता है सर, आपको तो मेरी थीसिस बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी ना। सीनियर रिपोर्टर कहता है कि हाँ, पसंद तो आ गई थी, लेकिन हमारे सीईओ को पसंद नहीं आई, उन्होंने तुम्हें दूसरी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। लेकिन अब अश्विनी यहाँ पर अपने सीनियर रिपोर्टर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर प्लीज आप देखिए कि कुछ हो सकता है क्या, आप कहोगे तो मेरी रिपोर्ट अप्रूव हो जाएगी। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि ये क्या अश्विनी, तुम्हें एक बार बताएगा समझ में नहीं आता, मैंने कहा ना तुम्हारी रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई है, तुम्हें दूसरी थीसिस बनानी ही होगी। तो अब इस वजह से अश्विनी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अब रात हो जाने के बाद कार्तिक उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पर अश्विनी उसे कहती है कि चलो कार्तिक, घर के अंदर आ जाओ, थोड़ी देर रुको और बाद में चले जाना। कार्तिक कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी भी होंगे, मैं कभी बाद में आता हूँ। अश्विनी कहती है कि पापा घर पर नहीं है, उनको कोई इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वो हॉस्पिटल चले गए हैं। अब ये बात सुनने के बाद कार्तिक के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चांस है, और अकेला अकेला ही मुस्कुराने लगता है। अब घर के अंदर आने के बाद कार्तिक सोफे पर बैठ जाता है और अश्विनी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर हम अश्विनी को देखते हैं जो कि बाथरूम में थी, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और सच में वहाँ पर किसी की आत्मा हमें दिखाई देती है। लेकिन जब अश्विनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अश्विनी को फिर से वो आत्मा शीशे के अंदर दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर कार्तिक वहाँ पर आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। अश्विनी उसे बताती है कि वहाँ पर कोई है, मैंने अभी वहाँ पर किसी को देखा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कार्तिक। अब कार्तिक वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अश्विनी को शांत करता है और कहता है कि ये क्या अश्विनी, आज रात 12 बजे तुम्हारा बर्थडे है, मैंने सोचा था कि बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहते हुए वो उसे एक गिफ्ट देता है और वहां से चला जाता है। अब कार्तिक के जाने के बाद अश्विनी उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसके अंदर एक किताब होती है। अश्विनी तुरंत ही उस किताब को पढ़ने लगती है और उस किताब में ये कहानी लिखी होती है कि ये एक सत्य घटना पर आधारित है, कामनूर गांव 2008। यहाँ पर कमला और कोडाई हसन नाम का एक कपल रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, बड़ी बेटी का नाम था समुद्रा और छोटी बेटी का नाम था देवकन्या।
ये लोग खुशी खुशी यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन एक दिन उनके यहाँ पर वॉचमैन का काम मांगने के लिए एक आदमी आया। उसका नाम था नेदू और कोडाई हसन ने उसे अपने यहाँ पर काम पर रख लिया। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे और ऐसे एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी सीढ़ियों से गिर गई और उसके सिर पर बहुत ही गहरी चोट लग गई। फिर डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो बच्ची अपने कमरे में थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग उसके पास आते हैं और वो बच्ची किसी को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और वो बच्ची तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उनके परिवार को क्या करना है और क्या नहीं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर कोडाई हसन खिड़की से उस वॉचमैन को देखता है जो कि हंस रहा था और थोड़ी देर के बाद रो भी रहा था। तो उसके अगले दिन कोडिया हसन वॉचमैन को अपने पास बुलाकर उसे डांटने लगता है। लेकिन उसके अगले दिन रात को उनके घर की लाइट ही चली गई। पता लगाने पर यह सामने आया कि ये लाइट वॉचमैन ने ही बंद की है। तब वो वॉचमैन एक चाकू लेकर उनके घर के अंदर जाता है और उस पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इस हादसे में सिर्फ उनकी बड़ी बेटी समुद्रा ही बचकर वहां से भाग निकलती है। और ये है पार्ट 1 और ये किताब यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ये किताब पढ़ने के बाद अश्विनी को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है कि इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों कार्तिक और उसने जो थीसिस बनाई थी वो केस भी इसी कहानी की तरह ही था। दोनों ही केसेस में एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अब उसके अगले दिन अश्विनी कार्तिक को एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि तुमने जो मुझे थीसिस बनाकर दी थी ना वो रिजेक्ट हो गई है, लेकिन तुमने जो मुझे किताब दी थी उसके आगे क्या हुआ ये मुझे पता लगाना है। मुझे लगता है कि वो केस और ये किताब की कहानी दोनों ही कनेक्टेड है। उस किताब का पहला पार्ट पढ़ने के बाद मुझे अपने आप को इनकम्प्लीट जैसा महसूस हो रहा है और ऐसा भी लगता है कि हमेशा मेरे आसपास कोई है। तभी कार्तिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा कहीं भूत वगैरह तो नहीं। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है। तभी अश्विनी उसे कहती है कि तुम मेरी बातों को सीरियसली कब लोगे, और ऐसा कहते हुए वो रोने लगती है। तो कार्तिक उसे कहता है कि ठीक है बाबा, तुम्हें इस केस के बारे में जानना है ना, तो ठीक है हम दोनों मिलकर इस केस की आगे की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट किए बिना ही अश्विनी अपने घर से निकल जाती है। अब उसके बाद ये दोनों शहर के सबसे बड़े लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ के एक आदमी से इस किताब के लेखक के बारे में पूछने लगते हैं। वो आदमी बताता है कि मैडम ये तो 7-8 साल पुरानी किताब है, इसके लेखक को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसा कीजिए आप 1 हफ्ते बाद आ जाएगा। तो वो दोनों ठीक ऐसा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये दोनों हाथ पर हाथ धरे चुप नहीं बैठते जब तक उन्हें उस राइटर का पता नहीं मिल जाता। ये दोनों चुपचाप लाइब्रेरी में जाकर उस राइटर की और भी किताबें ढूंढने लगते हैं जिससे कि उन्हें कुछ और भी ज्यादा जानकारी मिल सके। वो उस राइटर की किताबें ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें एक भी किताब नहीं मिलती। इस तरह से 1 हफ्ता बीत जाता है। अब यहाँ पर 1 हफ्ते से अश्विनी अपने घर से बिना कुछ खाए पिए जल्दी से इस केस पर काम करने के लिए निकल जाती है। और ये सब कुछ देखकर उसके पिताजी रविंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी बेटी अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रख रही है। खैर अब उसके बाद ये दोनों फिर से उस लाइब्रेरियन के पास आते हैं और उस आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि अब तक 1 हफ्ता हो चुका था। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैडम अभी तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, आप 1-2 दिन बाद आइएगा। अब यहाँ पर कार्तिक को समझ में आ जाता है और वो उसे 2000 रुपए देता है। तब जाकर वो आदमी उन्हें एक पेपर पर उस लेखक का एड्रेस लिखकर देता है और उन लोगों के जाते वक्त कहता है कि क्या सर आप भी अगर ये पैसे आप पहले ही दे चुके होते तो आपका काम पहले ही हो जाता। मतलब देखा दोस्तों, अब सब काम इसी तरह से होते हैं। अब ये लोग उस बताए हुए एड्रेस पर लोगों को रास्ते में पूछते पूछते उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक घर मिलता है और उस घर के अंदर लेखक की पत्नी मौजूद होती है। अश्विनी उसे बताती है कि मैडम हम कालिदास सर से मिलने के लिए आए हैं, उनकी हमने ये किताब पढ़ी है और हमें इसका अगला पार्ट भी पढ़ना है, क्या हम सर से मिल सकते हैं। तो लेखक की पत्नी दुखी होकर कहती है कि मैडम 1 हफ्ते पहले ही मेरे पति कालिदास का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया, मैं अभी तक अपने पति के गुजर जाने के सदमे से उभरी नहीं हूँ। अब ये दोनों उसे सॉरी कहते हैं कि हम दोनों गलत टाइम पर आ गए, सॉरी मैडम हम किसी और दिन आते हैं। लेकिन कालिदास लेखक की पत्नी उन्हें रुकने के लिए कहती है और वो अंदर जाकर उस किताब को ढूंढकर लेकर आती है। किताब देते हुए कहती है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी लेकिन ये किताब उनकी इनकम्प्लीट रह गई, तो हो सके तो आप इस किताब को पूरा कर दीजिएगा। और अब ये लोग उस किताब को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब उसी दिन हम देखते हैं कि रात को जब कार्तिक और अश्विनी अपने घर की तरफ लौट रहे थे तभी बीच रास्ते में कुछ गुंडे आकर उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं। उन लोगों को किसी ने फोटो भेजकर ये काम करने के लिए कहा था और ये लोग उस फोटो को देखकर उन दोनों को पहचान लेते हैं। ये लोग कार्तिक और अश्विनी से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो किताब और रिपोर्ट है वो हमें दे दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। कार्तिक कहता है कि हम कुछ भी नहीं देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी अचानक ये लोग उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं
और इन लोगों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये गुंडे लोग उस किताब और रिपोर्ट को चुराने की कोशिश करते हैं और इसी हाथापाई में अश्विनी के सर पर एक जोरदार चोट आ जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग उस बैग में से किताब और रिपोर्ट लेकर जाते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का मोबाइल वहां पर गिर जाता है। उनके जाने के बाद कार्तिक उस मोबाइल को उठाता है और अश्विनी को उसके घर पर सही सलामत ड्रॉप कर देता है। फिर अपने घर पर आने के बाद वो फ्रेश वगैरह होता है और सोचने लगता है कि उन गुंडों को किसने भेजा होगा। तभी उसे मिले हुए उस फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। कॉल उठाने के बाद सामने वाला आदमी कहता है कि क्या तुम लोगों ने वो रिपोर्ट और किताब ले ली। कार्तिक पूछता है कि कौन है, तो वो आदमी तुरंत ही फोन को कट कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक ने उस आदमी की आवाज पहचान ली थी और उसे पता चल जाता है कि यह आदमी कौन है। अब उसके अगले दिन कार्तिक अपने ऑफिस में पूरा दिन काम करता है और यहाँ सर पर चोट लगने की वजह से अश्विनी ऑफिस नहीं आई थी। अब यहाँ पर रात हो जाने के बाद कार्तिक अपने घर नहीं जाता। वो अश्विनी को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद कार्तिक बताता है कि हमारे पास से वो रिपोर्ट और किताब चुराने वाले और कोई नहीं बल्कि वो तुम्हारे पापा है। अब ये बात सुनकर अश्विनी तो शॉक ही रह जाती है। अश्विनी कहती है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तो कार्तिक अश्विनी को उस सीनियर रिपोर्टर के पास लेकर जाता है। कार्तिक ने उसे मारपीट कर यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। रिपोर्टर बताता है कि अश्विनी, ये बात सच है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये काम करवाने के लिए कहा था। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि उसके पिताजी ने ऐसा क्यों किया। कार्तिक उससे कहता है कि ये तुम अपने पिताजी से ही पूछो कि इसके पीछे का राज क्या है। उसे अपने पिताजी के ऊपर शक भी हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि उसके पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने पिताजी के ऊपर नजर रखती है। उसके पिताजी किसी के साथ फोन पर बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो किताब मेरे पास है और फोन कट कर देने के बाद वो उस किताब को जला देते हैं और ये सब कुछ अश्विनी देख लेती है, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब कुछ करने के पीछे उसके पिताजी का ही हाथ है। अब उसके बाद वो अपने पिताजी के रूम में जाती है, जहाँ अंदर एक और रूम थी जहाँ पर रिसर्च वगैरह किया जाता था। तो वहाँ पर रखे हुए पीसी को ओपन करने के बाद अश्विन को वहाँ पर आत्मिका नाम का एक प्रोजेक्ट दिखाई देता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये डाटा किसी भी इंसान के दिमाग में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वहाँ पर रखी हुई मशीन के नीचे अश्विनी लेट जाती है और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद उसका वो सारा डाटा उसके दिमाग में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, तभी बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आधा ही डाटा ट्रांसफर होता है और वहाँ पर कुछ एरर जैसा दिखाने लगता है। उसके बाद अश्विनी अपने रूम में आकर बैठ जाती है और तभी उसे अपने सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं कि जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ हंसती खेलती खुश रह रही थी और उसके बाद उसने अपने परिवार को मार डाला। इस तरह की उसे कुछ बातें याद आती है और थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, मतलब कि अब उसका खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। तभी वहाँ पर रविंद्र आता है और अपनी बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ पर पड़े हुए रिपोर्ट्स के पेपर देखता है और शॉक हो जाता है। वो वहाँ से बाहर आता है और किसी को कॉल करता है, जहाँ पर वो बताता है कि अश्विनी को सब कुछ पता चल गया है, प्लीज तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और अब उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि कार्तिक उनके घर पर पहुंच जाता है। अब घर के अंदर आने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सन्नाटा है और इतने में ही वहाँ पर प्रेस ऑफिस की सीईओ रुचा भी पहुंचती है। और ये दोनों जब ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर रविंद्र मर चुका था। दरअसल दोस्तों, अश्विनी ने ही रविंद्र के ऊपर हमला करके उसे मार दिया था और वो यहाँ से भाग गई थी। अब ये सब कुछ देखकर रुचा कार्तिक पर चिल्लाने लगती है, उसे डांटने लगती है। कहती है कि इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग इस केस के ऊपर काम करो। जब से तुम लोगों ने वो केस हाथ में लिया है तब से मेरी तुम्हारे ऊपर नजर थी, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस केस को हैंडल किया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तुम्हें पता भी है अश्विनी कौन है, वो मेरी बहन है। और ये बात सुनकर कार्तिक तो शॉक हो जाता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। रुचा यहाँ पर उसे सारी सच्चाई बताती है कि उस गांव के पुराने बंगले में हमारा परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहता था। उस राइटर ने जो हमारे परिवार के ऊपर कहानी लिखी थी वो उस खतरनाक घटना से इंस्पायर होकर लिखी थी। दरअसल हम उस गांव में एक बड़े से घर में रहते थे। एक दिन मेरी छोटी बहन अश्विनी सीढ़ियों से गिर गई तो हम लोगों ने उसे एक डॉक्टर को दिखाया और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र ही था। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र अश्विनी का पिता नहीं बल्कि वो एक डॉक्टर था। उन्होंने अश्विनी का इलाज किया लेकिन फिर भी उसके शरीर में कुछ बदलाव नहीं आया, उल्टा उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। मेरी बहन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और एक रात जब घर पर सभी लोग सो रहे थे तभी अचानक मेरी छोटी बहन अश्विनी ने सभी लोगों को मार दिया। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी और सिर्फ मैं उस हादसे में बचकर भाग निकली। उसके बाद मैंने डॉक्टर राजेंद्र से पूछा कि मेरी बहन को क्या हुआ है, मुझे लगता है कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है। और तब डॉक्टर राजेंद्र ने मेरे अकाउंट पर
करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन हमारे एक रिसर्च का हिस्सा है। मैंने तुम्हारी बहन की शरीर के अंदर दवाइयों के जरिए एक मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम डाल दी है, जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरा साथ दो। फॉरेन कंट्री की कंपनी हमें इस रिसर्च के लिए करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। इसलिए पैसों के लालच में आकर उसकी बहन रुचा भी इसमें शामिल हो जाती है और डॉक्टर राजेंद्र का साथ देती है। उसके बाद ये लोग अश्विनी को बेहोश करते हैं और उसके दिमाग की सारी मेमोरीज निकाल लेते हैं और उसी मेमोरी को आत्मिका नाम के एक प्रोग्राम में स्टोर करके रखा हुआ था। इस बीमारी को कहा जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। अब अपना काम होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र अश्विनी के ऊपर एक न्यूरोलॉजिकल बेस क्लीन स्प्लिट नाम का एक ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि उसके दिमाग का सारा डाटा मिट जाता है। और उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र ने अश्विनी को जो जो बताया, उसी को अश्विनी ने अपना सच मान लिया और उसके बाद ये तीनों ही शहर में रहने के लिए आ गए। रुचा ने उन पैसों से एक बहुत बड़ी प्रेस की कंपनी खोल ली और यहाँ पर राजेंद्र और अश्विनी ये पिता और बेटी की तरह रहने लगे। लेकिन जब अश्विनी ने और कार्तिक ने उस केस के बारे में पढ़ा तो उसके बाद से ही अश्विनी को सब कुछ याद आ गया और फिर से उसके दिमाग की हालत खराब हो गई। अब यहाँ पर ये सारी बातें पता चलने के बाद कार्तिक और रुचा फिर से उस पुराने बंगले में जाते हैं। यहाँ पर उनका प्लान ये था कि अश्विनी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसकी मेमोरी फिर से एक बार मिटा दी जाएगी, जिसके बाद वो ठीक हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अश्विनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो इन लोगों को देखती है और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके वहाँ पर छुपते हैं और फिर उस घर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं कि घर का दरवाजा लॉक हो चुका है। तभी वहाँ पर उनके सामने अश्विनी आती है और वो कार्तिक के ऊपर हमला करके उसे मार डालने ही वाली थी कि तभी कार्तिक को बचाने के लिए रुचा बीच में आ जाती है और उसे धक्का दे देती है। अब रुचा बीच में आ जाने की वजह से अश्विनी का सीधा वार रुचा के गले पर लगता है और उसका बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से रुचा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अश्विनी फिर से कार्तिक के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन कार्तिक वहाँ पर पड़ा हुआ एनेस्थेसिया का इंजेक्शन अश्विनी को लगा देता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस दवाई का असर बहुत ज्यादा होने की वजह से अश्विनी की सांसें ही थम जाती है और कार्तिक को ऐसा लगता है कि अश्विनी की भी मौत हो चुकी है। अब ये सब कुछ देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो अश्विनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब कार्तिक ऐसे ही दुखी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ वो हथियार लेकर उस घर के दरवाजे को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम कहानी के एंडिंग में देखते हैं अचानक कि अश्विनी अपनी आंखें खोलती है, मतलब कि वो मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों कहानी के बारे में बताया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र ने पैसों के लालच में आकर ये सब कुछ किया। उसने अश्विनी की जिंदगी बर्बाद कर दी। राजेंद्र ने जानबूझकर अश्विनी को मेंटली अनस्टेबल बना दिया और उसके दिमाग का डाटा कलेक्ट करके वो बाकी के लोगों को भी बीमार करना चाहता था और उस बीमारी को ठीक करके ये लोग ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, उल्टा इस वजह से सभी लोग मारे गए, सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।